स्टूडेंट्स पिछले 3-4 मैचों में मुझसे स्कोर नहीं हुआ। आज अल्लाह का शुक्र है 50 हो गई तो मैं खुश था। मैंने सोचा कि आपके लिए वीडियो भी बना लें। अच्छा, बात ये है कि ऐसे की लर्निंग करते हुए मुझे बहुत सारे बच्चे जो नज़र आते हैं स्टूडेंट्स, उनकी बातों से और दूसरी चीज़ों से पता चलता है वो गलत अंदाज में ऐसे को सीख रहे हैं। देखिए, बहुत सारे बच्चे, पहले मैं बताता हूँ कर क्या रहे हैं। वो करते ये हैं कि एक टॉपिक लिया, दोस्त आपस में बैठ गए या किसी टीचर के पास बैठ गए और डिस्कस कर लिया कि उस टॉपिक के अंदर क्या क्या बातें जो हैं वो की जाएंगी और शुरू कहाँ से होगा, ख़त्म कहाँ पे होगा, कौन कौन से आर्गुमेंट्स होंगे, कौन कौन सा मटेरियल होगा। ये सारी बातें कर कर आके आगे कहते हैं कि जी हमारा ऐसे हो गया, हमने ऐसे सीख लिया। और ये प्रोसेस बार 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 नए टॉपिक्स पे वो डिस्कस कर करके उनको लगता है कि उन्होंने ऐसे सीख लिया। ये यूं नहीं है, कहानी यूं नहीं है। मतलब CSS PMS का ऐसे है, इसके अंदर बेशुमार चीजें हैं जिनका ख्याल करना है। बातें क्या करनी है ये एक पहलू है, जो बातें करनी है वो किस अंदाज से करनी है ये दूसरा पहलू है, किस चीज को कितनी वेटेज देनी है, किस चीज को इग्नोर करना है ये तीसरा पहलू है। आपका एक्सप्रेशन क्या होगा, कितना मैच्योर होगा, सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा, ये सारी की सारी चीजें हैं। ये सीखे बगैर कैसे आ सकती हैं मुझे बताएं। तो बात में करना क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। जब भी आप किसी से किसी उस्ताद से, किसी टीचर से, किसी एकेडमी में कहीं भी जाके जब आप ऐसे सीखें, पैरामीटर ये रखना जो मैं आपको बता रहा हूँ। और जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो हम इसी तरीके से ऐसे कर रहे होते हैं। टॉपिक लें, उसके बाद सबसे पहले उसकी कंप्लीट आउटलाइन, पहले मेन आउटलाइन डिस्कस करें उसकी, उस टॉपिक की, इसके अंदर मेन जो पॉइंट्स हैं वो क्या आएंगे। डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फर्ज करें ये टॉपिक है तो पहले 7-8 जो मेन पॉइंट्स हैं वो क्या होंगे आउटलाइन में। उसके बाद में डिस्कस करें कि हर मेन पॉइंट के नीचे जो सब पॉइंट होगा वो क्या हो सकता है, वो डिस्कस कर लें। तादाद कितनी होगी और कितने होंगे। ये आउटलाइन आपकी जो है यूं समझे तैयार हो गई, एक स्ट्रक्चर आपने जो है वो तैयार कर लिया। इसके बाद बात करें कि जब इस ऐसे की आप इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखेंगे तो बात को शुरू कैसे करेंगे, उसमें अपना स्टांस कैसे लेंगे, उस स्टांस को सब्सटेंशिएट कैसे करेंगे और फिर उसके बाद में कौन कौन से एक दो जुमले देंगे जिसे हम थीसिस स्टेटमेंट नॉर्मली कहते हैं। तो इंट्रो का स्ट्रक्चर क्या बनेगा ये लाजमी आप क्लास के अंदर डिस्कस करें अपने टीचर के साथ कि मुझे इस टॉपिक के ऊपर बात को कहाँ से शुरू करना चाहिए, कितनी दूर जाके मुझे स्टांस लेना है और उसके बाद उसको कितना गहराई में जाके सब्सटेंशिएट करना है। बहुत सारे बच्चे मैंने देखा है इंट्रो के बीच में ही वो मिसालें देने लग पड़ते हैं, सन लिखने लग पड़ते हैं, फलां साल में ये हुआ, फलां साल में ये हुआ, डेफिनेशन ये, हिस्ट्री। इंट्रो में तो ये नहीं होता। उसकी रीजन ये कि आपने सीखा ही नहीं होता। तो सीखें। अच्छा, आउटलाइन हो गई, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ आपने अपने टीचर के साथ डिस्कस किया। फिर उसके बाद आगे चलें, उनसे पूछें कि डेफिनेशन पैरा कैसे लिखना है, कितनी गहराई में लिखना है, कितनी डेफिनेशन देंगे, कितनी टाइप्स देंगे डेमोक्रेसी के हवाले से, इसकी हिस्ट्री पे बात करेंगे तो कैसे करेंगे। फिर सीखें कि जो मेन आर्गुमेंट आपने देने हैं, जहां पे आपने साबित करना है कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वो बिल्ड कैसे होंगे, कैसे आप साबित करेंगे। क्लास के अंदर इतना टाइम तो नहीं होगा कि हर पैराग्राफ के ऊपर वो आपसे बात कर सके। एक दो मेन आर्गुमेंट पैराग्राफ के ऊपर जरूर बात कीजिएगा, उसका स्ट्रक्चर समझिएगा कि सर हमने बात को शुरू कैसे करना है। नॉर्मली जो ट्रांजिशन देने के बाद जब हम मेन आर्गुमेंट पैराग्राफ की तरफ आते हैं तो पहली ही लाइन के बीच में आप अपनी टॉपिक स्टेटमेंट दे देते हैं, जिसको पैराग्राफ स्टेटमेंट कहते हैं, इसे टॉपिक सेंटेंस भी कहते हैं। बस जो आपकी दलील है वो पहली लाइन के अंदर आती है। उसके बाद फिर आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसको सब्सटेंशिएट कर सकते हैं डाटे की मदद से, जुबानी कलामी दलाइल की मदद से, अपनी लफाजी के जरिए। तो ये 2-3 पैराग्राफ जो है जरूर टीचर के साथ डिस्कस करें कि सर कैसे बिल्ड होगा। फिर उसके बाद में कॉजेज और रिकमेंडेशन के पहले जब आपने डिस्कस करने हैं अपने टीचर से, उनसे पूछें कि ओवरऑल आपके पास कितना वर्ड स्पेस होगा इस तरह के टॉपिक में। कॉजेज अगर आपने देनी है तो कितनी लंबी होंगी और ओवरऑल वर्ड काउंट क्या होगा। इसी तरीके से रिकमेंडेशन कितनी लंबी होंगी, ओवरऑल वर्ड काउंट क्या होगा। नॉर्मली 400 लफ्जों का होता है नॉर्मली, कि आप 400 लफ्जों की कॉजेज इस तरह के पैराग्राफ्स में दे सकते हैं, एसेस में दे सकते हैं, और 400 लफ्जों की रिकमेंडेशन होती है। तो वो कोई 6-7 के करीब पैरे बन जाते हैं जो हमारे इशू बेस्ड टॉपिक्स होते हैं। और उसके बाद फिर कंक्लूडिंग पैराग्राफ के ऊपर टीचर से बात करें
कि सर इस टॉपिक को जिसको हमने किया, डिस्कस किया है, इसका कंक्लूडिंग पैराग्राफ कैसे लिखा जाएगा। 3 हिस्से होते हैं कंक्लूडिंग पैराग्राफ के। पहले हिस्से के बीच में आप उसकी जो जो मेन चीज़ है जिस पे पूछा गया है, जो आपका स्टांस है, उसके ऊपर आप बात कर रहे होते हैं। दूसरे हिस्से में जो एडिशनल चीज़ें आपने ऐसे में डिस्कस की हैं, उसको आप डिस्कस कर रहे होते हैं। थोड़ी सी डिटेल के अंदर आप जाते हैं, जो आपकी रिकमेंडेशंस हैं, और आखिर में आप गुड बाय नोट देते हैं कंक्लूडिंग पैराग्राफ में। एग्जामिनर को खुदा हाफिज़ कहना है ना, तो जिस तरीके से जनरल अंदाज में इंट्रो शुरू किया था, उसी तरीके से जनरल अंदाज में ऐसे को अपने एंड करना है। तो बच्चों इस तरीके से आपने एक पूरा ऐसे को सीखना है। खाली आउटलाइन ही डिस्कस करके नहीं आ जाना और मुतमईन होकर नहीं बैठ जाना कि अब हमने ऐसे जो है वो सीख लिया और समझ लिया। गहराई में उतरें, हर हर एंगल पे, हर हर पहलू के ऊपर, उसके हर हर हिस्से के ऊपर बात करें, सीखें, समझें और घर आके मुकम्मल ऐसे लिखें। ये काम जरूर करना है। टीचर चेक नहीं कर पाएगा, इतना टाइम किसी के पास नहीं होता, लेकिन खुद से जो आपने सीखा है उसको जरूर लिख के अपने पास रखिए। बहुत काम आएगा, प्रैक्टिस आपको कामयाब करवाएगी। विश यू बेस्ट ऑफ लक।